मरीम नवाज का आजकल जो सीसीडी मावरा आइन कत्ल और फिर स्टैब्लिशमेंट का उनसे हाथ उठाना, ये क्या सारा कुछ चल रहा है? पहले खत से शुरू करें जी। तो खत लिखा गया है, लीक हुआ है। देखिए ये जो खत में बुनियाद पे कमेंट्स हैं जो उन्होंने उस जुडिशियल कमीशन जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में जो कोड ऑफ कंडक्ट नया पास किया गया है उस पर दिए हैं। लेकिन उन कमेंट्स में उन्होंने बुनियादी तौर पे जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनका जो किरदार है वो बहुत बुरी तरह बेनकाब किया है कि किस तरह से उस खत से ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक कंप्लिसिट है। इस वक्त जो भी अदलिया को मैनेज किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उसमें ऐसा इस खत से वाज़ेह तासुर नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इंतहाई गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को पास कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर तमाम के तमाम जजेस को ना सिर्फ उनका गला घूंटता है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का इस मुर्दा अदलिया पर भी कंट्रोल बढ़ाता है। और उसमें वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुद एतराफ करते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक्सक्लूसिव इख्तियार है, वो उसने पास करने होता है, उसने बनाना होता है। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी मीटिंग में मिनट्स ऑफ द मीटिंग पहले डिस्कस करते हैं जी। वहां से इंडोर्स करवा के लेकर यहां पर आते हैं, जबकि वहां पर इसी जुडिशियल कमीशन इसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दो मेंबरान भी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी मीटिंग के मेंबर थे जी, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम है और जस्टिस सरफराज जोगेन, दोनों लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान है। और वो कहते हैं कि एक तो ये उन्होंने गैर आईनी काम किया, लकूना था। दूसरा वो कहते हैं कि हमने कहते हैं कि पहले भी रुक दे। अभी जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगेन है, इनकी तैनाती और इनकी सीनियरिटी भी डिस्प्यूटेड है जी, वो तय होने में जो उसके बाद हम देख लेते। फिर उन्होंने कहा कि ये इस हद तक ये वहां पर नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी मीटिंग में डिस्कस होकर डिसाइड हुए ये कोड ऑफ कंडक्ट को, कि उन्होंने कहा कि वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट के प्रपोजल्स में एक प्रपोजल था कि अगर कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से इनराफ करेगा तो वो मिसकंडक्ट में आएगा। तो उस पर नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी मीटिंग के कमेटी के एक मेंबर ने एतराज करके उस प्रपोजल को मुस्तरद करवाया। और हम समझ सकते हैं वो चीफ जस्टिस सरफराज जोगेन होंगे जिन्होंने चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनराफ किया और चीफ जस्टिस सरफराज जोगेन को पता था कि पहला फिर मिसकंडक्ट का रेफरेंस ही मेरे खिलाफ आएगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो कोई नहीं आएगा मिसकंडक्ट का। ठीक है, तो इस मिली भगत से वो वहां से लाए गए। फिर उस खत में जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो लिखते हैं उन कमेंट्स में, वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत जिस इम्तिहान से गुजर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार बेखौफ अदलिया की जरूरत है, क्योंकि उसी में अब अवाम तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी कोशिश की जाए जिससे इस अदलिया की खुद मुख्तारी, इसके जिसे कहते हैं बेखौफ होने को महदूद किया जाए या दबाव में लाया जाए, तो उसकी मुज़ाहमत की जानी चाहिए। और ये जो रूल्स हैं अगर आप पास करते हैं तो फिर सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट पास करते हैं तो आप अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं, जजेस के इज़हार राय की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं, और जो अदलिया में हम आंगी है जजेस में उसको भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर आप इन रूल्स के जरिए, इन कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए आप जो अदलिया है उसके इस असूल की, आईनी असूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कहते हैं कि तमाम जजेस बराबर हैं। जबकि आप ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस के मातहत है तमाम जजेस, कि अगर उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है तो चीफ जस्टिस के पास लेटर आएगा, चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा वो जाना कि नहीं। अगर किसी जज के खिलाफ कोई इल्जाम लगते हैं तो वो जज खुद जवाब नहीं देगा, वो चीफ जस्टिस की कमेटी को बताएगा कि मेरे पर ये इल्जाम लगे। साहब ने तो बनाया था ना कि जज करेगा, तो वो तो जिस दिन वो जुडिशियल मैकेनिक वो पॉलिसी थी उसमें तो चीफ जस्टिस ने पहले ये कहा जी कि हम ये करते, वहां पर उन्होंने अपने इस इजहार किया कि जी आप जो है वो चीफ कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है वो मीडिया से बात नहीं करेगा। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो वो दूसरे दिन उसको उसमें पास करवा देते हैं, और क्या कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से फिर जजेस को उनके हाथ पांव बांध दिए गए। फिर आपने कहा कि अदलिया का बेखौफ होना या आज़ाद, जैसे ज़मीनुद्दीन तो बेखौफ होकर आज़ाद होकर फैसले दे रहे हो, ये खत वैसे भेजो, पर आपको क्या लगता है लिखा किसने, ये मिनट्स किसके? नहीं, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने कमेंट्स अपने उन्होंने शुरू में कहा, उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पर थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्योंकि वहां पर मौजूद नहीं थे तो हमने इब्तदाई तौर पर अपनी अनसाइंड कॉपी दी थी कि हमारे ये कुछ गुजारिशात हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कंसिडर करे बिफोर कंसिडरिंग द अमेंडमेंट्स। और उन्होंने कहा कि हमने उसमें कहा था कि हम 20 तारीख को इस्लामाबाद वापस जब आएंगे तो हम अपने दस्तखतशुदा कॉपी देंगे, उसमें अगर हमें मजीद भी कोई एडिशंस करने में तो करके देंगे। तो ये वो एडिशन शुदा हमारी साइंड कॉपी है। तो वो ये है, वो कमेंट्स है। और उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास के मिनट्स ऑफ द मीटिंग और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके प्रॉपर
नजर आए कि किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हुआ है इस कोड ऑफ कंडक्ट को बनाते हुए। तो वो तमाम मामला है। इसमें वो जैसे सरफराज डोगुर की जो लोहा पगलाई वो जज है, वो ज़ाहिर है आपको पता है, उनके हवाले से भी ये है ना जी कि वो उन्होंने कहा कि वो किस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, उस पर भी तफजात का इजहार किया गया। और ये कोई असद भाई मुझे ये बताएं कि कोई भी इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि 15 नंबर से जो जज है उसको यहाँ पर लाकर बैठाया गया और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बना दिया गया। अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में होते तो वो तो रिटायर्ड हो जाते। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पर यही तो वो एतराज कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी एतराज किया, उन्होंने कहा कि अब अगर आप लोग ये हरकत कर रहे हैं जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी में आप बैठकर ना सिर्फ इसको डिस्कस करते रहे बल्कि इन मिनट्स की इन अमेंडमेंट्स की मंजूरी देते रहे, तो अब आप तीनों सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठ के इस अमेंडमेंट्स को मंजूर नहीं कर सकते, अब इसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करें और नए 3 मेंबर आए वो बैठ के इसको इंडिपेंडेंटली इन अमेंडमेंट्स को रिव्यू करें और फिर अगर अप्रूवल होती है डिसअप्रूवल होती हो। आप तीनों की तो ऑलरेडी बायस है, आप एक गैर आईनी तरीके से इसको लेके आए, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सारी बात है, अब मुझे तो लगता है कि उनको भी खुद नहीं होंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट के होंगे, उन्होंने पकड़ाए होंगे और अब इन लोगों की हैसियत इतनी है कि वो जो दें, चाहे आजमजीद तारड़ो वो रात के 7 बजे उसको अमेंडमेंट्स मिलती है, वो जब 26वीं आईनी तरमीम जाके पास करवाता है, इनकी भी इतनी हैसियत है ये तो वो जो कहते हैं तो ये कहते हैं ठीक है जी, नहीं तो ये रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी असद उर भाई कि हम तो बड़ा लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और आज तो 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक ऑब्जर्वेशन दी, मैं तो हैरान हुआ उसको सुनकर कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो गैर आईनी जज आईनी बेंच का हिस्सा बने, जो बाकी बैठे वो गैर आईनी जज है। यार देखिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जितनी आइन की अंडरस्टैंडिंग है ना, ठीक है, इसके लिए आपको उनसे ऐसी रिमार्क्स ही तो करनी चाहिए, जितनी उनकी इंग्लिश बेहतर है मेरी तरह, आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा, ठीक है, एक ओपनली करता है एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, वो जो आईनी बेंच है उसमें काम, एक पसे पर्दा रहकर वही काम कर रहा है। अच्छा, पसे पर्दा वो आप कह रहे हैं कि जो याहिया अफरीदी है, हाँ वही है, और क्या है यार, वो पोलो के घोड़े पे बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं। अच्छा, पोलो के घोड़े पर, हाँ पोलो के कोटे पर चीफ जस्टिस बने तो उनकी इतनी हैसियत थी। चले पोलो के कोटे पर चीफ जस्टिस बने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो सब मुल्क में कुछ मामलात इस जिस तरह टीएलपी का जो लाए गए लोग, अच्छा ये किसके कहने पर लाए गए, किसके कहने पर ये उठ गए, कहाँ गए, इसके पीछे कहानी क्या है। और फिर जिस तरह मावरा आइन जो हलकते हैं लोगों को, आज मोहसिन बेग साहब ने भी कहा कि जेलों से लोगों को निकाल कर मारा जा रहा है, और ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज से नाराज है। देखिए बात यह है कि ये जो आपको मैं बताया टीएलपी किसने बनाई थी 2007 में, जनरल फैज की पैदावार है, ठीक है, और खुद कादिम रिजवी मरहूम कहते भी रहे कि मेरे पास आईएसआई वाले आए, उन्होंने कहा कितनी सीटें चाहिए, तो हम रिकॉर्ड बताते थे कि वो किनकी पैदावार है। तो फिर इनको निकालता भी हर दफा कौन है, आप पता, जब भी कोई वक्त आता है तो उनको निकाल दिया जाता है। और फिर अब सीसीडी के बारे में जो अब कमेंट्स किए जा रहे हैं और मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं, मोहसिन बेग साहब खुद भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, सब जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्सेस ऑफ वो उसकी यूजेज होगी है इसकी सीसीडी की कि जो शायद एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरी है, तो थोड़ा स्नब किया जा रहा है। अदरवाइज तो मरीम नवाज से क्या खुशी और क्या ना खुशी, इस हुकूमत की अपनी हैसियत ही क्या है। ये तो प्लेयर ऑफ रावलपिंडी है, जिस दिन वो निकालते हैं कहेंगे, वो भी शबाशी साहब को आके कहेंगे कि आपसे हमारा दिल भर गया, तो शबाशी साहब तो ये भी नहीं पूछेंगे क्यों दिल भर गया, मैंने तो आप लोगों की जिसे कहते हैं चक्कर में ट्रंप को भी जाके सलूट मार दिए, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है आप नाखुश हैं, वो अपना बस्ता उठाएंगे घर चले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दोबारा वो मुतर्रक हो गए, कहाँ मुतर्रक हो गए, क्या कर लेंगे, क्या हैसियत है उनकी, इलेक्शन जीता है उन्होंने 8 फरवरी का, नहीं वो तो इलेक्शन यशवी राशिद से जीते हुए, अपना मैंडेट है उनके पास, अपना फॉर्म 47 है, किस चीज पर मुजामत करेंगे, फॉर्म 47 की अपने लास्टिक की शलवारें बनी हुई, अगले आप मुजामत करेंगे, अगले 10 मिनट के अंदर आप चौक में नंगा खड़ा कर देंगे, ट्रिब्यूनल को कहेंगे उठा दी करो इनकी स्क्रूटनी इनके इलेक्शन की, और तो फिर आपको अपनी हैसियत मतलब मजामत करना जोगा छोड़ा ही नहीं, छोड़े नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं है। अच्छा ये असदपुर भाई, सोहेल खान अफरीदी की वजारत आला की नामजदगी, कोर्ट में जाना, कोर्ट का फौरी तौर पर फैसला देना, लटका भी सकती थी वो नोटिस करके जोड़ तोड़ के लिए कि कुछ किया जाए, और फिर फौरी तौर पर हल्फ उठाना, ये क्या बुनियादी तौर पर नहीं। देखें रोकने की बिल्कुल कोशिश की सोहेल अफरीदी साहब को, नहीं कामयाब हुई, बहुत ही एम्बैरसमेंट हुई, एक वोट नहीं पीटीआई का तोड़ सके, ठीक है, तो अब दूसरे तरीकों से पंगे कर रहे हैं कि किसी तरह सोहेल अफरीदी को यह जरूर एहसास दिलाया जाए कि आप जैसे भी हैं बेशक अपने वोटों पर मुंतखब हुए हैं, लेकिन हमारे से एंगेज किए बगैर आप नहीं चल सकते,
ठीक है, तो हमारे से पहले रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय करें, उसके बाद फिर इमरान खान तक भी एक्सेस लें। हाँ, वरना जो आपकी जो जिसे कहते हैं जिस तोते में जाना है वो तो हमारे पिंजरे में, हाँ, मतलब नहीं जाने दिया जाएगा। नहीं जाने ये कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कुछ पीछे को कहानी चल रही है। एक तो अब ये जो नवंबर वाला मामला भी है, ये नवंबर एक तो ये भी कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान साहब क्यों इस्लामाबाद आ रहे हैं, वो बिलखुसूस नवंबर के महीने में। यार देखें, जो सब लोग इसका मुझे मालूम है, सब लोग इशारा कर रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन का मामला है। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तो उन्होंने इनको रखा हुआ इस हुकूमत को। हाँ, तो इनकी इतनी औकात है कि ये रेजिस्ट करेंगे। हाँ, ये रेजिस्ट कर सकते हैं। इनको 2/3 मेजॉरिटी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिलवाई है। हाँ, ठीक है, इनको हुकूमत इन्होंने दिलवाई है, इनको फॉर्म 47 इन्होंने दिलवाया, ये रेजिस्ट करेंगे सीरियसली? मतलब ये अब रेजिस्ट करेंगे? शबाशी साहब सबको लगता है कि वो कहेंगे मैं नहीं नोटिफिकेशन देना? यकीन करें वो तो बूटों से नजर नहीं उठाते। अच्छा शिवाजी साहब आगे कहीं पे कोई दाग हो ना, ठीक है, आपको लगता है वो नोटिफिकेशन रोकेंगे? यार मतलब मैं तो इस पे हैरान होता हूँ, लोगों की स्पेकुलेशन, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। नहीं तो ये मौलाना साहब क्यों आ रहे हैं फिर? यार मौलाना साहब की आपको पता, देखें वो क्या करते हैं। पिछली दफा जब वो आए थे तो जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन करवा के गए थे। अब देखेंगे करने आते हैं। पहले तो वो इस बात का जवाब देना कि वो किस लिए गए थे उधर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने इलेक्शन को। वो मतलब कौन लेकर गया था उन्हें वहां पर? इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर बाद में बातें भी करते हैं। वो कहते हैं सियासी मैदान है, फैसले मैदान में होंगे। अच्छा वो एक पार्लियामेंट को लौंडी कहते हैं, तो ये क्या है फिर? वो बालिग रिमत की जो नशिस्तें थी, ये क्या है? ये लौंडे हैं? हाँ, फिर इनको गलमान कहने पता नहीं क्या है, क्या है यार मतलब। नहीं वो नशिस्तें असद भाई ले लेते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ये पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की लौंडी है। यार यही मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरफ इस पार्लियामान पर, इसके मैंडेट पर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इसी पार्लियामान का हिस्सा बन के जो माले गनीमत में मखसूस नशिस्तें हैं वो भी लूट रहे हैं। ये तो लाइक वो कम से कम कल अकरम शेख साहब ने ये तो कहा, उन्होंने कहा कि यार एक तरफ मैं हुसैन के साथ भी खड़ा हूँ, दूसरी तरफ यजीद की बात भी कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मसला ये है कि ये सारे यजीद के साथ ही खड़े हैं। ठीक है, ये कहीं हुर नहीं, ये हुरमुला के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। ठीक है, ये शिमर की पहलू में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इनको देखो, यजीद इनको 25-30 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है। ठीक है, और ये इनकी ज़हनियत इसके ये कहते हैं यार हुसैन तो जाके करबला में हमें मरवा देगा। ये नहीं हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाने देते। इनको कोई गर्ज नहीं है कि तारीख में हुसैन जिंदा रहा। यजीद को आज भी लोग लान तान करते हैं, ये कहते हैं जो मर्जी हो। हमने कौन सा, हम सब कब्र में पड़े होंगे। वो जो मुस्तफा चौधरी ने कहा था ना कि कोई आके कब्र में लानत भेज दे या कोई कुछ और कह दे तो हमें कौन सा फर्क पड़ना, हम तो कब्र में पड़ेंगे। तो उस ज़हनियत के लोग। आखिरी सवाल, इमरान खान साहब से कोई मामलात नहीं चलेंगे, नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होंगे, इमरान खान तो मसला नहीं होगा। जब ता वक्त है कि वो ये ना कहें कि मैं आपकी शराइत पर आ जाता हूँ, उस पर भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये निजाम है इमरान खान के जेल में रहने की वजह से। बाहर अगर निजाम खत्म हो जाएगा, आपको लगता है निजाम वालों ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया? हालात बदलते तो नहीं है, बदलते वक्त पता तो नहीं चलता ना। वो तो नहीं पता चलता, एग्री विद यू। वो तो एक ज़लज़ले की तरह ना, किसी भी चीज से कोई मूवमेंट ट्रिगर हो सकता है, आप ज़लज़ला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो आप मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या चीज होगी जो इवेंट्स ट्रिगर कर देगी। तो वो तो अपने ट्रिगर कर सकते हैं। रिजेंटमेंट है भी बहुत, लोगों में नफरत भी बहुत है निजाम से, तो वो तो किसी भी कोई एक चिंगारी चोला भड़का देगी। लेकिन फिलहाल कुछ सामने नहीं है तो यू कैन नॉट कह रही है जी हमारे साथ लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं हमारे साथ, आवाम के काम कर रहे हैं, आवाम का, मुल्क का जो नौजवान तबका है वो हमारी पुष्ट पर खड़ा है। तो फॉर्म 47 की लास्टिक के सवाल पर क्यों खड़े हैं? असेंबली डिसॉल्व करें, फ्रेश मैंडेट लेके आ जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि उन्हें पता है हमारे साथ कोई नहीं है। बहरहाल असद साहब, बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है। नाज़रीन, मुझे और असद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।